हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, निकोशिया, जिसे लेफ्कोसिया के नाम से भी जाना जाता है, किस देश की राजधानी है? निकोशिया, ऑल्सो नोन एज लेफ्कोसिया, इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस हैं इजिप्ट, साइप्रस, बेल्जियम या फिर द नीदरलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस करंट अफेयर सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं, सभी की पीडीएफ्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as the Director General of the National Investigation Agency (NIA)? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राकेश अग्रवाल। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं राकेश अग्रवाल। इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, इन्हें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के डायरेक्टर जनरल होंगे प्रवीण कुमार। जो मिस्टर अग्रवाल हैं, NIA के चीफ जो बनाए गए हैं, इनका टेन्योर 31 अगस्त 2028 तक रहने वाला है। नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट इन इंडिया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भारत में? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 16 जनवरी। नेशनल स्टार्टअप डे भारत में 16 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, इसलिए 16 जनवरी को ये डे मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड इसको चलाता है। अच्छा, नेशनल स्टार्टअप 2026 ये किस पर फोकस कर रहा है? डेकेड ऑफ इम्पैक्ट, लुकिंग अहेड द नेक्स्ट डेकेड, और कोलैबोरेशन अक्रॉस द इकोसिस्टम। What does the middle portion of the BRICS 2026 logo under India's chairship depict? पूछ रहे हैं कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स 2026 के लोगो के मध्य भाग में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, नमस्ते सैल्यूटेशन। देखिए, 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। तो पूरे साल भर ब्रिक्स से संबंधित जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे वो भारत की अध्यक्षता में ही होंगे और भारत में ही होंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे S जयशंकर, इन्होंने ब्रिक्स 2026 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, थीम और लोगो लॉन्च किया है। और कहा है कि भारत का जो फोकस रहने वाला है वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक अप्रोच पर रहने वाला है। तो 1 जनवरी से शुरुआत हो गई थी भारत की प्रेसिडेंसी की। ब्राज़ील ने हमें सौंपी थी। और लास्ट टाइम जब भारत ने प्रेसिडेंसी हासिल की थी ब्रिक्स की समिट की, तो 2021 में की थी, कोविड पैंडेमिक के दौरान। तो जो लोगो जारी किया गया है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत, इसका डिजाइन है लोटस फ्लावर। देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, आप यहीं याद हो जाएगा। ये लोटस फ्लावर है, बीच में देखिए नमस्ते का साइन बना हुआ है, ये हमने पूछा भी था। तो जो मिडिल पोर्शन है उसमें नमस्ते का सैल्यूटेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसके जरिए एक ओपन कंटेस्ट रखा था कि आप लोग हमें लोगो बना कर दीजिए और हम फिर चूज करेंगे। तो सुदीप सुभाष गांधी ने ये लोगो बनाया है, उनका नाम यहाँ पर लिया गया है। अच्छा, इस लोगो की टैगलाइन भी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वेयर डिड द गल्फ शील्ड एक्सरसाइज 2026 कंक्लूड? गल्फ शील्ड एक्सरसाइज 2026 का समापन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सऊदी अरब। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शील्ड, गल्फ शील्ड 2026, ये रस अल खैर सऊदी अरब में कंप्लीट हुई है या कंक्लूड हुई है। और जो भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज की एयर फोर्सेज हैं, एयर डिफेंस फोर्सेज हैं,
उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। जीसीसी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन एंड ओमान। तो इसमें यही पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। तो कभी ऑप्शन में आपको टर्की दे देंगे, कभी यमन दे देंगे, तो वो नहीं है इसके मेंबर। केवल याद रखेंगे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रियाद, सऊदी अरब में है। Which country assumed the presidency of the Council of the European Union from 1st January 2026? 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, साइप्रस। तो साइप्रस के पास काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी आ चुकी है। जैसे भारत के पास ब्रिक्स की आई है ना, इस तरह से साइप्रस के पास काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी आई है 1 जनवरी 2026 से। साइप्रस ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था 1 मई 2004 को, और इसकी भी यूरो करेंसी ही है। 2008 में इसने अडॉप्ट की थी। थोड़ा सा जान लेते हैं काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन के तहत 7 इंस्टीट्यूशन आते हैं, उनमें से तीसरा ये है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एक तो है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दूसरा है यूरोपियन पार्लियामेंट। तो ये किसी भी फैसले को अमेंड कर सकती हैं, अप्रूव कर सकती हैं, वीटो भी कर सकती हैं। अच्छा, जो प्रेसिडेंसी है इस काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की, ये मेंबर स्टेट्स में रोटेट होती रहती है हर 6 महीने के बाद। अब 6 महीने साइप्रस है, फिर अगले 6 महीने कोई और देश होगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1967 को हुई थी। 27 सीट्स हैं इसमें। और मीटिंग प्लेस क्या है इसका? यूरोपा बिल्डिंग, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। Which of the following states is listed among the leading performers large states category और नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? निम्न में से कौन सा राज्य नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों, बड़े राज्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। देखिए, यहाँ पर इंडेक्स से संबंधित पूछा है कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 में लीडिंग परफॉर्मर रहा है। तो काफी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन निश्चित ही है आपके आने वाले एग्जाम में। तो ये तो आपको पूरा रट लेना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 को जारी किया है। इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज किस किस हद तक एक्सपोर्ट रेडीनेस है, एक्सपोर्ट के लिए रेडी हैं, उसको बताया गया है। और पहला एडिशन इस इंडेक्स का अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, और इस बार ये 4th एडिशन है। 4 पिलर्स हैं इसके, और उन पिलर्स को आगे और 13 सब पिलर्स में डिवाइड किया गया है। 70 इंडिकेटर्स पर राज्यों को परखा गया है। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कैटेगराइज किया गया है लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और हर कैटेगरी में इनको लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। यानी कि लीडर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा तैयार है एक्सपोर्ट रेडीनेस में, फिर उसके बाद आते हैं चैलेंजर्स, फिर उसके बाद आते हैं एस्पायरर्स, जिन्हें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो लीडर्स, स्टेट्स एंड यूटीज डेमोन्स्ट्रेटिंग रिलेटिवली हाई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस। फिर चैलेंजर्स हैं उससे नीचे ही कैटेगरी में, जिनका स्कोप है भी इंप्रूवमेंट का। एस्पायरर्स, जिन्हें भी काफ़ी कार्य करना है। 4 पिलर्स हमने अभी ऊपर देखे थे कि 4 पिलर्स पर आधारित है। कौन कौन से हैं? एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन सब का वेटेज क्या है इंडेक्स में, वो भी ब्रैकेट में लिखा गया है। सबसे ज्यादा वेटेज बिजनेस इकोसिस्टम का है 40%। तब देख लेते हैं राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हम बात करें लार्ज स्टेट्स की, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है। लीडर्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब एंड तेलंगाना आते हैं। चैलेंजर्स में मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल और वेस्ट बंगाल आते हैं। एस्पायरर्स में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर आप जब क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखोगे तो लीडर्स कैटेगरी में केवल महाराष्ट्र ही आपको वहाँ पे मिलेगा, बाकी सब नीचे वाली कैटेगरीज के दे रखे हैं मैंने ऑप्शंस। अच्छा, अब जिनके भी एग्जाम में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है आपका, तमिलनाडु का या महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, आप जिस भी राज्य से आते हैं, बिहार से आते हैं, तो वहाँ पर पूछेंगे कि आपका राज्य किस कैटेगरी में है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाले याद रखें लीडर्स कैटेगरी में हो, राजस्थान वाले एस्पायरर्स में, बिहार वाले भी एस्पायरर्स में, झारखंड वाले भी एस्पायरर्स में, हरियाणा वाले चैलेंजर्स में, मध्य प्रदेश वाले भी चैलेंजर्स में।
फिर स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में देख लेते हैं। लीडर्स में उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, गोवा है, त्रिपुरा है, असम है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है। चैलेंजर्स में मेघालय, लद्दाख, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम है। एस्पायरर्स में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, मिजोरम, मणिपुर एंड लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वही है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, वही लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पायरर्स। Which state government inaugurated a mobile आशा वैन टू प्रोवाइड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर? किस राज्य सरकार ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए मोबाइल आशा वैन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने आशा वैन को इनोग्रेट किया है गांधीनगर में। और ये वैन क्या है, इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, है ना। इसमें ऑन साइट स्क्रीनिंग की फैसिलिटी है मल्टीपल कैंसर जैसे लंग, ओरल, ब्लड, सर्विकल सर्विकल और पैनक्रियाटिक, लीवर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर्स। अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट है इसमें। तो विजुअल असेसमेंट प्रो डायग्नोस्टिक ये प्रोवाइड कराता है। मेमोग्राफी मशीन भी है इसमें। टेली कंसल्टेशन सर्विसेज भी दी जा रही है एक्सपर्ट गाइडेंस के तहत। वेयर वॉज द इंडियन नेशनल सिने एकेडमी लॉन्च? भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा अकादमी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई। तो इंडियन नेशनल सिने एकेडमी लॉन्च हुई है मुंबई में। इसकी स्थापना की गई है विष्णुवर्धन इंदुरी द्वारा। ये प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में विब्री मीडिया के बैनर के तहत। और इसका अटेम्प्ट क्या है इस एकेडमी का, कि जो गैप है इन हिंदी सिनेमा और जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज हैं और या फिर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है, ठीक है, टैलेंट का और पैन इंडिया एक्सेस का, तो उसको दूर करना। केवल ये बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है एकेडमी, बल्कि 11 अदर रीजनल इंडस्ट्रीज से भी संबंधित है ये, जैसे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नडा और बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, असमीज एंड उड़िया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द NIDMS। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NIDMS का उद्घाटन किया। इसका पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेशनलाइज कर दिया है। ये एक सेंट्रलाइज्ड और सिक्योर नेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस इंसिडेंट्स होते हैं, IED ब्लास्ट जैसे कहीं पर हो गया, तो उससे संबंधित डेटा को मैनेज किया गया है इसमें। इस सिस्टम में पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के तहत बनाया गया है, उनके अंडर में बनाया गया है। और एक सिंगल ऑथोरिटेटिव रेपोजिटरी है IED रिलेटेड इंफॉर्मेशन से संबंधित। फिर नीचे भी वही लिखा है, पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स कितना प्राप्त हुआ था, कहाँ से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, सब कुछ। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात ने भी इसमें काफी अहम रोल प्ले किया है इसे बनाने के लिए। A new giant sea bug species named Bathynomus vaderi was discovered in which country? Bathynomus vaderi नामक एक नई विशाल समुद्री कीट प्रजाति की खोज किस देश में हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी है वियतनाम। तो एक नया जायंट सी बग स्पीसीज डिस्कवर किया गया है वियतनाम में, और काफी ह्यूज है ये, लगभग 30 सेंटीमीटर की लेंथ ये प्राप्त कर सकता है। डीप अंडर वाटर में रहता है ये, देखिए हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसे सी बग बोलते हैं। और इसका नाम रखा गया है बैथिनोमस वेटेरी। 2.2 पाउंड साइज में, यानी कि 1 किलो का है। विच कंट्रीज रेलवे हैज बिकम द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड? किस देश का रेलवे इसका सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो इंडियन रेलवेज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क बन गई है पूरे वर्ल्ड में। 99.2% ब्रॉडगेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, अगर हम नवंबर 2025 तक की बात करें। मतलब ये डेटा तो अभी का ही है, बट नवंबर 2025 तक का बताया गया है, मतलब न्यूज़ अभी की है करंट, ऐसा नहीं कि मैं नवंबर की पढ़ा रहा हूँ आपको। 1925 में शुरू हुई थी ये इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव, और अब जाकर 99.2% तक पहुंच चुके हैं। 2014 के बाद थोड़ी तेज रफ्तार पकड़ी इसने। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा इससे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 70% चीपर रहता है डीजल से, और जो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स है उस पर भी हमारी डिपेंडेंस कम होगी। हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स? चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? राइट आंसर ऑप्शन डी है रमेश कुमार जुनेजा। रमेश कुमार जुनेजा वाइस चेयरमैन है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स की। इन्होंने चेयरमैन
चेयरशिप संभाली है इस काउंसिल की। जो ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर इसको स्पॉन्सर किया जाता है, चेन्नई बेस्ड है। विच टीम वॉन द विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टाइटल? महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एसजी पाइपर्स। एसजी पाइपर्स ने सारोची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराया है शूट आउट में, और विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टाइटल को जीता है कहां पर? जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची, झारखंड में। इस 7th सीजन था इस एनुअल हॉकी इंडिया लीग का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नवनीत कौर रही है दिल्ली एसजी पाइपर्स की। As of December 31st, 2025, how many public health facilities had received National Quality Assurance Standards (NQAS) certification? 31 दिसंबर 2025 तक कितने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणन प्राप्त हो चुका है? राइट आंसर ऑप्शन डी 50,373। तो भारत ने एक मेजर माइलस्टोन प्राप्त किया है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। 50,000 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन्हें नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफाई कर दिया गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा है ना, सेफ्टी है, क्वालिटी है, पेशेंट सेंट्रिक केयर वहाँ पर दी जा रही है। 50,373 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जिन्हें ये NQAS सर्टिफिकेट मिला है। NQAS प्रोग्राम 2015 में लॉन्च हुआ था, केवल तब 10 ही सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ थी, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से केवल वहीं पर फोकस किया गया था। और देखिए साल दर साल फिर वो बढ़ती चली गई, 50,373 हो गई है। विच कंट्री होस्टेड 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ? राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की घोषणा को इनोग्रेट किया है सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान भवन, संविधान सदन न्यू दिल्ली में। ये चौथी बार है जब भारत कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है भारत में। और जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। अलग अलग देशों के स्पीकर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्मी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 15 जनवरी। तो आर्मी डे भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल कोंडेरा M करियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, इन्होंने टेक ओवर किया था हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। किससे टेक ओवर किया था? जनरल फ्रांसिस रॉय बशोर से, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया थे। और कब हुआ था एक सारा काम? 15 जनवरी 1949 को। 2026 में थीम है इस डे का ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। Which institution decided to recognize FEDI as a self-regulatory organization for all authorized dealers? किस संस्था ने सभी अधिकृत डीलरों के लिए FEDI को स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है? राइट आंसर ऑप्शन है RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया FDI इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य करेगा सभी ऑथोराइज डीलर्स के लिए। अच्छा, कोई भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होती है जो उस इंडस्ट्री से संबंधित मेंबर्स हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बनाई जाती है ये, ताकि उस इंडस्ट्री की जो कंपनीज हैं उनको किस तरह से गवर्न कर सके, उसके रूल्स आपको बनाने हैं, एक पॉलिसी आपको बनानी है, रूल्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वैसी इंडस्ट्री है, जैसे हम कहें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जितने भी टेक्सटाइल संबंधित कंपनीज हैं उनके मेंबर्स आपस में बैठकर एक पॉलिसी बनाए कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। वेयर इज नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क? ये नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में व्हाइट टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है। विच स्टेट लॉन्च स्वच्छ जल अभियान? किस राज्य ने स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। भारतीय पुरुष बॉक्सिंग टीम के हेड कोच बनाए गए हैं CA कुटप्पा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इसे RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम कैप्टन एलिसा हेली ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो यह ऑस्ट्रेलिया।
टू द पॉइंट क्वेश्चन देंगे इनके आंसर आपको अभी करने हैं। आर्टिकल 326 किससे संबंधित है? किस फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है 83वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में? भारत का जो एम है वो है कि हम 1 ट्रिलियन US डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स प्राप्त करें। किस साल तक, ये बताना है। किस साल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम को लॉन्च किया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अच्छा, US के नेतृत्व वाले 8 देशों के एक ग्रुप का क्या नाम है जो सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी करने हैं। यदि आप हमारी डेली PDF, वीकली PDF, मंथली PDF, बैंकिंग PDF सब कुछ चाहते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसके तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफी यूजफुल है। इसमें आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।